एवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किसी भी लिक्विड की सरफेस से जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब एस्केप कर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। और इसमें हमने लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करना होता, विदाउट हीटिंग इट, हीट नहीं करना होता। एवेपोरेशन के बारे में ये है कि ये हर टेम्परेचर पे ये जारी रहता है। और इसका जो शरह है, जो इसका रेट है, वो इफेक्ट होता है कुछ फैक्टर से, जो कि अभी हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो एवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। जैसा कि आप अगर कपड़े खुश करने के लिए आप तार पे लटकाते हैं करते हैं, तो अगर तो धूप नहीं है तो उन कपड़ों को खुश होने में, यानी उसमें से जो वाटर वेपर्स उनको निकलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप धूप में रखते हैं उन कपड़ों को तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, यानी वाटर के जितने उसके अंदर वेपर्स मौजूद होते हैं वो जल्दी एस्केप कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवेपोरेशन की जो शरह है, रफ्तार है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद सरफेस एरिया, आपके पास जो कंटेनर है जिसके अंदर आपने कोई लिक्विड रखा हुआ उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी अगर आपके पास इस तरह का एक ज्यादा एरिया वाला कोई कंटेनर है तो इससे जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से एस्केप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये इस तरह का है कोई कंटेनर तो इसमें से मॉलिक्यूल्स को निकलने में टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए तो चाय की जो प्याली होती है, इसमें चाय ठंडा होने में वक्त लेती है, लेकिन जब आप इसको पिर्च में डाल लेते हैं तो पिर्च में चाय जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसकी वजह यह है कि कप का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो पिर्च है उसके सरफेस एरिया में। तो लिहाजा सरफेस एरिया आप जितना बढ़ा देंगे उतनी वेपरेशन की जो शरह है, रफ्तार है, वो बढ़ जाएगी। इसके बाद विंड है, हवा, हवा चल रही होगी तो वेपरेशन की शरह बढ़ जाएगी। अगर हवा नहीं चल रही तो फिर वेपरेशन कम होगी। नेचर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के नेचर नेचर पे भी ये डिपेंड करती है वेपरेशन। अगर लिक्विड ऐसा है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल आसानी से अपना लिक्विड नहीं छोड़ पाएंगे, यानी कि एवेपोरेशन की रफ्तार कम होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से अपना लिक्विड छोड़ सकते हैं और एवेपोरेशन की शरह बढ़ जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन नाम से इधर है कि जब आप बॉडीज को हीट करते हैं तो उसमें जो एक्सपेंशन आती है, उसमें जो फैलाव आता है, वो अभी हम देखेंगे। तो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, सारे के सारे जो है हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा गैसेज फैलती हैं, उसके बाद फिर लिक्विड फैलते हैं, और सबसे कम जो फैलाव की शरह होती है वो सॉलिड्स के अंदर होती है। और इसका ताल्लुक भी आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के साथ ही अटैच कर सकते हैं, क्योंकि गैसेज के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वैसे ही बड़ी वीक होती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से वैसे ही काफी फासले पे मौजूद होते हैं, तो जब आप उसको हीट अप करते हैं तो गैसेज बड़ी आसानी से फैल जाती हैं। लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं, तो ये भी आसानी से फैल जाते हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा ये भी फैलते हैं, लेकिन बहुत कम फैलाव होता है इनका एज कम्पेयर टू लिक्विड या गैसेज। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चूंकि फिक्स्ड होते हैं, तो उनका सिर्फ यह है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है, अगर पहले उनका एम्पलीट्यूड इतना सा है कि वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है उनका, तो अगर आप हीट अप करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा यूँ। इसके पास ये है कि अगर आपके पास सॉलिड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोई ऐसा मटेरियल आपने लिया हुआ है जो जिसकी सिर्फ लेंथ है, यानी हम इसकी मोटाई की बात नहीं कर रहे या चौड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम यूं कह रहे हैं कि आपके पास एक वायर आपने ली हुई है, बिल्कुल बारीक सी वायर ली हुई है, और आप इसको हीट अप करते हैं। इस वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल नॉट है। जब आप इसको हीट अप करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसकी लेंथ में इंक्रीज कितनी है, सपोज कर लीजिए इंक्रीज है। अब ये जो इंक्रीज आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कह देते हैं डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ। अब पहले टेम्परेचर जो था वो सपोज करें कि टी नॉट टेम्परेचर था, और फिर आपने बाद में जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो टेम्परेचर टी हो गया। अब अगर हम लेंथ में चेंज देखना चाहें कि लेंथ में कितनी चेंज आई है, तो लेंथ में चेंज आप ऐसे फाइंड करेंगे, ये अब टोटल लेंथ जो हो गई है ये वाली यहाँ तक, ये टोटल लेंथ, इसको आप एल का नाम दे दें। इनिशियली एल नॉट थी और बाद में कितनी हो गई है, एल हो गई है। तो अगर आप चेंज देखना चाहते हैं कि चेंज कितनी है ये लेंथ के अंदर, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी एल माइनस एल नॉट। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर में चेंज देखना चाहते हैं तो वो भी ऐसे होगी, टी माइनस टी नॉट, यानी बाद वाला जो टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस। इसके बाद जो और चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो चेंज इन लेंथ है, यानी लेंथ में जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है, हीट करने से इंक्रीज होगी और फ्रीज करने से, ठंडा करने से, कूल करने से वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये जो चेंज इन लेंथ है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इनिशियल इनिशियल लेंथ पे, और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी उतनी ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा चेंज इन लेंथ होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके दो चीजें आएगी, एक इक्वेशन और एक कांस्टेंट अल्फा। अल्फा को आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और अल्फा आप यहाँ से निकालें तो आसानी से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो अल्फा है ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। ये ना हो कि आपको कोई कहे कि लेंथ अगर डबल कर दे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या टेम्परेचर डिफरेंस को डबल कर दे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा जो है ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल न्यू एस की तरह, थर्मल कंडक्टिविटी की तरह, यंग मॉडुलस की तरह ये डिपेंड नहीं करता फिजिकल डायमेंशन पे। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड करे वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करा, यानी जब तक आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे तब तक जो अल्फा की वैल्यू 2.4 10 पर -5 पर केल्विन। इसका यूनिट याद रखें, अल्फा का जो यूनिट है यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट है पर केल्विन, और पर केल्विन होना भी चाहिए, क्योंकि ये देखें ये ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ लेंथ का जो यूनिट वापस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया टेम्परेचर, तो 1/केल्विन, तो ये बन जाएगा पर केल्विन।
तो लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा को जो यूनिट है वो पर केल्विन है। और ये याद रखें जो अल्फा है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। जब तक मटेरियल आपके पास सेम रहेगा, आप लेंथ बढ़ाते रहें, टेंपरेचर का डिफरेंस बढ़ाते रहें, जो मर्जी करते रहें, अल्फा की वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाली। नेक्स्ट है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो थ्री डायमेंशन में है, यानी आपके पास कोई ऐसा रॉड है जिसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तीनों चीजें हैं। तो फिर आप इसको जब आप हीट अप करेंगे, जब आप इसको हीट अप करेंगे तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज आएगा, उसकी विड्थ में भी इंक्रीज आएगा और उसकी हाइट में भी इंक्रीज आएगा, यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही इंक्रीज होंगी। तो इसका भी बिल्कुल वही तरीका कार है जैसे हमने चेंज इन लेंथ देखा था, तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो ये कैसे आप फाइंड करेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन, यानी आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी सिर्फ लेंथ है, कोई वायर है आपके पास, बारीक सी वायर है, तो उसके लिए अभी हमने देखा था कि उसकी जो लेंथ में चेंज आती है हीट करने से, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो दो चीज़ों पर सिर्फ डिपेंड कर रही थी, एक ओरिजिनल लेंथ पे और एक चेंज इन टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर का कितना डिफरेंस था। तो जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगी हीट करने से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा चेंज आएगी लेंथ के अंदर। सिमिलरली वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में भी है कि आपके पास कोई ऐसा रॉड है जिसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, यानी उसकी वो थ्री डायमेंशन में है। तो उसको जब आप हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगी, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगी यानी डेल्टा वी, वो भी दो चीज़ों पे ही डिपेंड कर रही है। एक ओरिजिनल वॉल्यूम पे जो वी नॉट है, और दूसरा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो, यानी जितना ज़्यादा ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगी, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगी। तो ये दो चीज़ें जिन पे वॉल्यूम में चेंज डिपेंड कर रही है, चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। अब जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करते हैं तो इसकी जगह दो चीज़ें आ जाएंगी, एक इक्वलिटी आ जाएगा और एक साथ कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे इसको बीटा का नाम दिया गया है। और इसको रीअरेंज करें आप, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है वो कुछ इस तरह बन जाता है, वी ये फाइनल वॉल्यूम है, वी आपका फाइनल वॉल्यूम है, और वी नॉट जो है ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, और जो डेल्टा वी है ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो बीटा जो है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता था, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता था, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता था, बिल्कुल ऐसे ही जो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये भी किसी भी फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ओरिजिनल वॉल्यूम पे, ना ही टेम्परेचर डिफरेंस पे, किसी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी एल्यूमिनियम है तो 7.2 10 पावर -5 इसकी वैल्यू फिक्स है। सिमिलरली अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर के लिए है 20 10 21 10 -5। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। ये ना हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमने ये जो डेल्टा टी है ये हमने डबल कर दिया तो बताएं बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, या कोई कहता है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो वी को हमने डबल कर दिया तो बताएं बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फिजिकल डायमेंशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब तक मटेरियल सेम है तब तक बीटा फिक्स है, जैसे आप मटेरियल चेंज करेंगे बीटा चेंज होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम देखे तो उसके लिए इसकी वैल्यू ये है, लेकिन जैसे ही मटेरियल चेंज होगा ब्रास आ जाएगा, बीटा चेंज हो गया। तो बीटा का जो यूनिट है वो भी क्या है, पर केल्विन है। और पर केल्विन होना चाहिए, पर केल्विन होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि अगर आप बीटा का फार्मूला देखें जो फाइनली आपके पास आ रहा है इस तरीके से, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट आपस में कट जाएगा। अब नीचे क्या रहेगा आपके पास, सिर्फ टेम्परेचर रहेगा डिनोमिनेटर में, यानी 1/केल्विन, तो ये ऊपर जाके पर केल्विन हो जाएगा। तो लिहाजा बीटा जो है ये पर केल्विन है। बीटा जो है ये चूंकि थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन को शो करता है, तो लिहाजा अल्फा के साथ अगर आपने इसका रिलेशनशिप बनाना है तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, क्योंकि अल्फा जो है वो सिर्फ वन डायमेंशनल चेंज इन लेंथ होता है, और बीटा जो है ये चूंकि थ्री डायमेंशन होता है लिहाजा बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। इसके अलावा जो गैमा है यानी टू डायमेंशनल जो चेंज है वो इक्वल होती है 2 अल्फा। गैमा का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसे ऐसा मटेरियल है जिसकी सिर्फ लेंथ है और विड्थ है बस, हाइट नहीं है। आप अपने पास जो लोहे का स्केल है उसी की बात कर लें, तो जो आयरन स्केल होता है उसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है, हाइट उसकी ना होने के बराबर होती है। तो लिहाजा जब आप उस आयरन स्केल को हीट अप करेंगे तो उसके लिए आपने जो कोफिशिएंट डिफाइन करना एक्सपेंशन का वो गैमा होगा, और वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी लीनियर एक्सपेंशन के लिए वो डबल होगा। थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये रेल की पटरियों में गैप रखा जाता है, इसी वजह से रखा जाता है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो सॉलिड ने आयरन में फैलना होता है, तो ये सफिशिएंट इसके अंदर स्पेस मौजूद होता है कि ये फैल के आपस में जुड़ सके। अगर ये स्पेस नहीं होगी तो फिर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सिमिलरली ये जो ब्रिज बनाए जाते हैं तो उसके नीचे भी ये रूलर लगाए जाते हैं, और यहाँ पे ऊपर गैप रखा जाता है, ये ऊपर गैप रखा जाता है ताकि ये रूलर जो है ये मूव कर सके और गैप को फिल कर सके, और ब्रिज जो है वो टूटे ना। क्योंकि अगर ये गैप ना हुआ, और ब्रिज ने तो फैलना ही फैलना है क्योंकि सॉलिड फैलते हैं हीट अप होने से, तो गर्मियों में जब इसने फैलना था तो गैप ना होने की वजह से ब्रिज ने टूट जाना था। सिमिलरली ये जो ब्रिज बनाए जाते हैं तो उसके नीचे भी ये रूलर लगाए जाते हैं, और यहाँ पे ऊपर गैप रखा जाता है, ये ये ऊपर गैप रखा जाता है ताकि ये रूलर जो है ये मूव कर सके और गैप को फिल कर सके, और ब्रिज जो है वो टूटे ना। क्योंकि अगर ये गैप ना हुआ, और ब्रिज ने तो फैलना ही फैलना है क्योंकि सॉलिड फैलते हैं हीट अप होने से, तो गर्मियों में जब इसने फैलना था तो गैप ना होने की वजह से ब्रिज ने टूट जाना था, इसके अंदर क्रैक्स आ जाने थे। इसके अलावा जो तारें होती हैं उनके अंदर भी झूल रखा जाता है,
ये वापस वाली आंखों पे तारे देखते हैं तो इनमें भी ये झूल रखा जाता है। उसकी वजह भी ये होती है कि जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में हमने देखा है कि फ्रीज करने पे, कूल करने पे चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो सर्दियों में जब इन तारों में कॉन्ट्रैक्ट होना था, तो अगर पहले ये टाइट होती है इस तरह, तो मजीद जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना था तो इसको खिंचाव की वजह से इन्होंने भी टूट जाना था। तो लिहाजा इसके दरमियान झूल रखा जाता है पहले से ही, ताकि सर्दियों में जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। बाई मेटल स्ट्रिप में भी यही फिनोमेना यूज होता है थर्मल एक्सपेंशन का। बाई मेटल स्ट्रिप होती क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रिप होती है जो दो डिफरेंट मेटल से बनी होती है। अमूमन ये एक जो मेटल होती है वो ब्रास होती है, जिसे आप पीतल कहते हैं, दूसरी ये आयरन की बनी होती है। तो दो किस्म की मेटल से बनी होती है। और होता यह है कि एक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है और एक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करते हुए ये बाई बाई मेटल स्ट्रिप काम करती है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है और कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देती है, और आपका सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसा कि आपकी आयरन है, इसलिए आपके जो काम करती है वो इसी पे काम करती है कि जब आपने एक स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर सेट किया होता है, 5 पे रखी होती है, तो जैसे ही उसका मतलब टेम्परेचर पूरा होता है, तो जो मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो अपने उस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के मुड़ जाती है, और आपकी इस्त्री का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, और मजीद इस्त्री आपकी हीट होने से प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है, मजीद इस्त्री आपकी हीट नहीं होती। फिर जैसे ही वो टेम्परेचर उसका थोड़ा कम होता है, आप कपड़े इस्त्री करते हैं, टेम्परेचर कम होता है दोबारा, तो फिर वो जो स्ट्रिप मुड़ी हुई थी वो दोबारा सीधी होकर जुड़ जाती है, और इस तरह कनेक्शन दोबारा बहाल हो जाता है और हीट दोबारा फ्लो करना शुरू कर देती है, और आपकी इस्त्री का जो बटन है वो दोबारा रेड हो जाता है, यानी कि इस्त्री ऑन हो जाती है, और आप दोबारा उसको वर्किंग में ले आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आयरन है, सॉरी ब्रास, जो ब्रास है ये ज्यादा एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड मोर देन आयरन, ये आयरन से ज्यादा एक्सपैंड होती है। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, इस वजह से जो ब्रास है वो जल्दी बेंड हो जाती है, यही आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करती है। ये बाई मेटल स्ट्रिप कहाँ कहाँ पे यूज होती है? ये आपकी यूज होती है जी बाई मेटल थर्मोमीटर के अंदर यूज होती हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए फर्नेस के अंदर यूज होती हैं, ओवन के अंदर यूज होती हैं, थर्मोस्टेट ये जो इसी की हम बात कर रहे थे उसमें यूज होती हैं, हीटर और हीटर कॉइल और इलेक्ट्रिक आयरन में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। ये एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर साइड पे इंफॉर्मेशन है, ये मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि बाकी सारी की सारी जो चीज़ें वो हमेशा हीट करने पे एक्सपेंड होती हैं और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन पानी की बात करें तो पानी जो है ये 0 से लेके 4 तक जब आप इसको हीट करते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बजाय इसके कि एक्सपेंड हो, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली जब आप इसे कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पे आते हैं, तो इससे चाहिए था कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन पानी जो है ये क्या करता है, ये एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। यानी पीछे से अगर आप फर्क करें, आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो 30 से 4 तक ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, 30 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे ही आप मजीद इसको कूल करेंगे, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पे आने की कोशिश करेंगे आप, तो ये फैलना शुरू कर देगा। तो ये इसका एनॉमलस बिहेवियर है, इरेगुलर बिहेवियर है। और जो वाटर है इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो कितनी डेंसिटी होती है, वो 1000 होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर आपने कंटेनर में लिक्विड डाला हुआ है तो आप उसको हीट करते हैं, तो उसके अंदर दो किस्म की एक्सपेंशन आएगी। होगा क्या? ये कोई कंटेनर है, ये इसके अंदर आपने, ये कंटेनर, इसके अंदर आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसको आप हीट आप करते हैं, तो होगा क्या कि ये जो लिक्विड जिस कंटेनर में डाला हुआ है आपने, ये भी तो कोई किसी सॉलिड का बना हुआ है, चाहे वो स्टील का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, किसी चीज़ का तो बना हुआ है। तो पहले ये खुद फैलेगा। जब ये खुद फैलेगा तो खुद इसके खुद फैलने से ये जो आपका दायरा, अब स्पेस बढ़ जाएगी, जब कोई चीज़ फैलती है तो स्पेस बढ़ जाएगी, तो वही लिक्विड जो पहले यहाँ तक था वो डाउन हो जाएगा, यानी वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डाउन होकर, क्योंकि आपका कंटेनर फैल गया है, उसके अंदर जगह ज्यादा हो गई है, लिहाजा आपका लिक्विड जो है वो डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। जब ये कंटेनर मैक्सिमम फैल चुका होगा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड है वो फैलना शुरू होगा, और फिर इसका जो लेवल है वो अप होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो लिहाजा जब आप किसी कंटेनर में कोई लिक्विड डाल के हीट करते हैं तो दो किस्म की एक्सपेंशन होती है। एक अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये वो वाली है जो कि कंटेनर फैला था, और दूसरा रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन जो बाद में लिक्विड फैला था। उसके बाद यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हीट क्या है। हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमेशा कब मुंतकिल होती है, कब ट्रांसफर होती है, कब पैदा होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, दो बॉडीज का जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है और उनको आप आपस में करीब लाते हैं तो उनमें एनर्जी फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट की जो ट्रांसफर होने के मोड्स हैं, मेथड्स हैं, वो तीन है। कंडक्शन, कंडक्शन का जो तरीकाकार है वो सॉलिड्स के अंदर होता है, ये याद रखें। कंडक्शन जो है ये हीट ट्रांसफर का वो तरीकाकार है जो सॉलिड्स के अंदर होता है। और इसमें हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है? वाइब्रेशन के साथ। यानी ये आपके पास कोई सॉलिड है, इसको आपने हीट अप किया, तो इसके अंदर चूंकि एटम्स होते हैं आपस में वेरी वेरी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, तो जब आप इसको यहाँ पे गर्म करेंगे, तो ये जो मालिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ, चूंकि ये वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, इस तरह की मोशन कर रहे होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी से ट्रांसफर करेगा, ये अपनी एनर्जी से ट्रांसफर करेगा, ये से ट्रांसफर करेगा, ये से ट्रांसफर करेगा, इस तरीके से ट्रांसफर होते होते ये एनर्जी इस सिरे से शुरू होकर इस सिरे पे पहुंच जाएगी। तो ये जो मार्ड है ट्रांसफर ऑफ हीट का कंडक्शन कहा जाता है। और इसमें याद रखें जो मालिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली मूव नहीं करते, ये ना समझिएगा कि मालिक्यूल जो है वो इस सिरे से मूव करके यहाँ तक पहुंच गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि मालिक्यूल ने अपनी एनर्जी अपने सामने वाले मालिक्यूल को ट्रांसफर किया, उसने फिर अपने सामने वाले को ट्रांसफर किया, इस तरीके से ये एक पैटर्न चला एनर्जी के ट्रांसफर का। इसमें एक्चुअल मोशन नहीं होती। इसीलिए
हांडी बनाने के लिए जो आप चमचा यूज़ करते हैं उसके सिरे पे प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल होता है, ताकि जो हीट ट्रांसफर है वो आप तक ना पहुंच सके उस सिरे तक, वरना आपको हांडी बनाने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो जो सिरा हार्ड हार्ड हो जाना है तो ज़ाहिर है आपके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो मेटल में कंडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल जो है वो कंडक्ट करती है हीट को, लेकिन जो इंसुलेटर जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, ये हीट को ट्रांसफर नहीं करते। तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उन पे ये इफेक्ट नहीं होता, तभी तो हांडी बनाने के जो चमचा यूज़ करते हैं उसके दूसरे सिरे पे लकड़ी या प्लास्टिक लगाया जाता है, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं, वो हीट कंडक्ट नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन का जो ताल्लुक है वो लिक्विड और गैसेज के साथ है। यानी कन्वेक्शन यानी आपका ये कह सकते हैं का कार है जो लिक्विड और गैसेज के लिए प्रॉब्लम वाला, ये वहाँ पे होता है। होता ये है कि जब आप किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं, यानी ये कोई कंटेनर आपके पास, ये कोई कंटेनर है, इसमें ये मालिक्यूल भरे हुए हैं और नीचे आपने इसको हीट अप किया है, तो क्या होगा, ये जो पैन के साथ मालिक्यूल अटैच हैं, ये एनर्जी लेंगे और ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी लेके ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर से इसकी जगह ठंडा मालिक्यूल यहाँ आ जाएगा, वो भी एनर्जी लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, और इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। ऊपर से ठंडे जो मालिक्यूल है वो नीचे आएंगे, हीट अप होकर एनर्जी लेके ऊपर चले जाएंगे, और ये एक साइकिल चलता रहेगा। तो गैसेज में भी ऐसा ही है कि गैसेज के मालिक्यूल जो है वो भी हीट होकर ऊपर उठते रहेंगे, और ये एक जनरल बिहेवियर है, हवा भी गर्म होकर हमेशा ऊपर उठती है। तो इसमें देखें तो इसमें एक्चुअल मोशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, सॉलिड में एक्चुअल मोशन नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन कन्वेक्शन में जो लिक्विड्स हैं या फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड किसे कहते हैं, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, इन दोनों को ही फ्लूइड कहा जाता है। यानी जो चीज़ भी फ्लो कर सके, बह सके, उसे फ्लूइड कहा जाता है। तो लिक्विड भी बह सकते हैं, गैसेज भी बह सकते हैं, ज़्यादा दोनों फ्लूइड में आते हैं। तो इनमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो एक्चुअल मोशन से होती है, यानी जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं, नीचे से उठ के ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी है टाइप, वो रेडिएशन की है। तो रेडिएशन में क्या होता है कि ये एक मॉड हीट ट्रांसफर का एक ऐसा मॉड है जिसमें जो हीट है वो वेव्स की शक्ल में जाती है, एक मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह पे। और वो वेव्स कौन सी होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि हीट को कैरी करती हैं, और इसके लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। बगैर मीडियम, जिस तरह सूरज से जो रोशनी आप तक आ रही है जमीन तक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आ रही है।